साथियों, काव्य क्लासेज के इस ऑनलाइन मंच से मैं राघवेंद्र आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजस्थान के व्यक्तित्व की जो विशिष्ट श्रृंखला पढ़ रहे थे हम साथियों, और उसी विशिष्ट श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले हैं माननीय भोगीलाल पंड्या के विषय में। तो भोगीलाल जी पंड्या के विषय में दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के विशिष्ट व्यक्तित्वों की श्रृंखला में। और दोस्तों क्लास शुरू होने से पहले निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप काव्य क्लासेज के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज जो समस्त आपने अब तक देखे हैं कृपया कर उनको शेयर करिए, सहयोग करिए। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं किनके विषय में? भोगीलाल जी पंड्या के विषय में साथियों अध्ययन करने वाले हैं यहां पर, और बने रहिएगा काव्य क्लासेज के साथ। तो प्रारंभ करते हैं दोस्तों भोगीलाल पंड्या के विषय में। भोगीलाल पंड्या, ठीक है साथियों, बने रहिएगा। भोगीलाल जी पंड्या के विषय में हम यहां पर अध्ययन करने वाले हैं। और दोस्तों भोगीलाल जी पंड्या का जो पूरा जीवन काल रहा है वो रहा है 1904 से लेकर और 1981 तक। 1904 से दोस्तों 1981 तक जो है इनका पूरा जीवन काल रहा है। दोस्तों बात करते हैं इनके जन्म के विषय में। तो साथियों भोगीलाल पंड्या का जो जन्म हुआ है यह हुआ है 15 मार्च 1904 को। दोस्तों 15 मार्च 1904 को इनका जन्म हुआ, और जन्म हुआ था सीमलवाड़ा में। कहां पर हुआ है साथियों? सीमलवाड़ा, ठीक है दोस्तों, सीमलवाड़ा में इनका जन्म हुआ है जो डूंगरपुर में ही स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? डूंगरपुर में सीमलवाड़ा है। और वहीं पर मार्च के महीने की 15 तारीख को साल था 1904। और दोस्तों किनका जन्म हुआ? भोगीलाल पंड्या का जन्म हुआ, जिन्हें बांगड़ का गांधी भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो 15 मार्च 1904 को सीमलवाड़ा में, जो कि डूंगरपुर राज्य में स्थित था उस समय दोस्तों, रियासत में स्थित था, तो वहां पर ही इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं इनके पिता के विषय में। दोस्तों इनके पिता का नाम था पीतांबर पंड्या। पीतांबर, इनके पिता का नाम है साथियों पीतांबर पंड्या। जबकि इनकी माता का नाम, तो साथियों इनकी जो माता थी उनका नाम था नाथीबाई। ठीक है साथियों, इनकी माता का नाम नाथीबाई था, जबकि पिता का नाम था पीतांबर पंड्या। और दोस्तों इनकी शिक्षा के विषय में देख लेते हैं हम। तो साथियों इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो डूंगरपुर में ही हुई है, और अनौपचारिक शिक्षा इन्होंने ग्रहण की है, मतलब कि विद्यालय की शिक्षा ग्रहण नहीं करके। एक महंत थे सरयू दास, तो महंत सरयू दास से इन्होंने अपनी अनौपचारिक शिक्षा को पूर्ण किया है साथियों। तो इनकी जो शिक्षा हुई है वो हुई है कहां पे साथियों? डूंगरपुर में ही। इनकी जो शिक्षा हुई है वो डूंगरपुर में हुई है, और ये किसके द्वारा संपादित की गई है? महंत सरयू दास, महंत सरयू दास के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इनके जो गुरु रहे हैं वो रहे हैं महंत सरयू दास। दोस्तों भोगीलाल पंड्या के आचार्य, इनके गुरु, इनके शिक्षक, इनके टीचर कौन थे? महंत सरयू दास थे। तो डूंगरपुर में ही इनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई है मित्रों। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों इनके उपनाम के विषय में। दोस्तों भोगीलाल पंड्या को कई उपनामों से भी जाना जाता है। दोस्तों इनको कहा जाता है बांगड़ का गांधी। क्या कहा जाता है? बांगड़ का गांधी कहा जाता है। इन्हें बांगड़ का क्या कहा जाता है साथियों? गांधी कहा जाता है। और इन्हें ही बांगड़वा भी कहा जाता है। बांगड़वा, इनको किस नाम से भी जानते हैं? बांगड़वा के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों इनको जो बांगड़वा की ये जो उपाधि दी है, इनको बांगड़वा की ये जो उपाधि दी गई है ये इनकी बहन के द्वारा दी गई है, जिनका नाम था मणि पंड्या। ठीक है दोस्तों, तो बहन, इनकी जो बहन थी दोस्तों मणि पंड्या के द्वारा, मणि पंड्या, बहन मणि पंड्या के द्वारा दी गई उपाधि।
ठीक है दोस्तों। तो बहन मणि पंड्या के द्वारा इनको जो उपाधि दी गई थी वो थी बांगड़वा। क्या किस नाम से जानेंगे दोस्तों? ये बांगड़वा के नाम से भी जाने जाते हैं और बांगड़ के गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं दोस्तों। और जन्म हुआ था सीमलवाड़ा डूंगरपुर में साथियों। पिता का नाम पीतांबर पंड्या था, माता का नाम नाथीबाई था और शिक्षा हुई थी डूंगरपुर में महंत सरयू दास के नेतृत्व में। और दोस्तों अब प्रारंभ होता है इनका राजनीतिक जीवन। और साथियों भोगीलाल पंड्या के द्वारा पहली बार 15 वर्ष की उम्र में ही डूंगरपुर में एक विद्यालय की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है साथियों, तो देखते हैं इनके द्वारा एक विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो 1919 में इनके द्वारा दोस्तों एक विद्यालय की स्थापना कर दी जाती है। एक विद्यालय की स्थापना, ठीक है साथियों, इनके द्वारा 1919 में एक विद्यालय की स्थापना कर दी जाती है। और यहीं पर साथियों इन्होंने एक आदिवासी छात्रावास की भी स्थापना की थी। ठीक है साथियों, यहीं पर इन्होंने एक आदिवासी छात्रावास की भी क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो 1919 में इनके द्वारा एक तो विद्यालय की स्थापना की जाती है और एक आदिवासी छात्रावास की भी स्थापना भोगीलाल जी पंड्या के द्वारा साथियों यहां पर की गई थी। और दोस्तों 1935 में फिर इनके द्वारा कई जो संस्थाएं हैं उनकी स्थापना कर दी जाती है। जैसे कि 1935 में इनके द्वारा एक संस्था स्थापित की गई थी, राजस्थान सेवा मंडल की स्थापना इनके द्वारा साथियों राजस्थान सेवा मंडल की स्थापना कर दी जाती है। कौन से सन में साथियों? 1935 में इनके द्वारा राजस्थान सेवा मंडल की स्थापना कर दी गई साथियों 1935 में। और कहां पर की गई थी? डूंगरपुर में। इनके द्वारा डूंगरपुर में ही दोस्तों राजस्थान सेवा मंडल नामक एक संस्था की स्थापना भी की गई थी। इन्हीं के द्वारा दोस्तों 1935 में ही कुछ और भी संस्थाएं स्थापित की गई थी। भोगीलाल जी पंड्या के द्वारा 1935 में ही कुछ अन्य प्रमुख संस्थाएं भी स्थापित की गई थी। तो कौन कौन सी वो प्रमुख संस्थाएं थी जो इनके द्वारा 1935 में ही स्थापित की गई थी? दोस्तों उनमें है एक तो वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ, ठीक है दोस्तों, और हरिजन सेवा समिति। तो एक तो इनके द्वारा जो स्थापित की गई है वो है दोस्तों हरिजन सेवा समिति। एक तो इनके द्वारा जो 1935 में जो संस्था स्थापित की गई है उनमें दोस्तों हरिजन सेवा समिति। एक अन्य संस्था है वाल्मीकि संघ। जो अन्य संस्था है एक वो है साथियों वाल्मीकि संघ, इसकी भी स्थापना इनके द्वारा की गई। और एक संस्था जो और स्थापित की है इनके द्वारा दोस्तों वो है आदिवासी संघ। ठीक है साथियों, तो इनके द्वारा 1935 में ही हरिजन सेवा समिति की भी स्थापना की गई। 1935 में ही भोगीलाल जी पंड्या के द्वारा वाल्मीकि संघ की भी स्थापना की गई। और 1935 में ही भोगीलाल जी पंड्या के द्वारा दोस्तों आदिवासी संघ की भी स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की गई साथियों? आदिवासी संघ की भी स्थापना इनके द्वारा कर दी जाती है। और दोस्तों इन्हीं के द्वारा कुछ अन्य संस्थाएं फिर से स्थापित कर दी जाती है। इन्हीं के द्वारा कुछ अन्य संस्थाएं फिर से स्थापित की गई जिनमें डूंगरपुर सेवा संघ या डूंगरपुर सेवा समिति की स्थापना भी मुख्य है। तो दोस्तों डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना, ठीक है साथियों, भोगीलाल जी पंड्या के द्वारा जो अगली संस्था स्थापित की गई है दोस्तों वो है डूंगरपुर सेवा संघ। कौन सी संस्था स्थापित की गई इनके द्वारा? डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना की जाती है साथियों। और ये जो डूंगरपुर सेवा संघ स्थापित किया गया, ये स्थापित किया गया था दोस्तों इनके द्वारा 1938 में। कब स्थापित किया गया दोस्तों? 1938 में स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था? डूंगरपुर में ही स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भोगीलाल पंड्या के द्वारा ही स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो संस्थापक थे डूंगरपुर सेवा संघ के संस्थापक वो कौन थे साथियों? भोगीलाल जी पंड्या ही थे। और दोस्तों ये जो डूंगरपुर सेवा संघ स्थापित किया गया था
इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों डूंगरपुर सेवा संघ का जो उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य था वो था दोस्तों आदिवासी भीलों में, ठीक है साथियों, इसका जो उद्देश्य है वो है आदिवासी भीलों में शिक्षा का प्रचार करना और डूंगरपुर के एरिया में दोस्तों पाठशालाओं की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। दोस्तों इसका जो उद्देश्य है वो है भीलों में शिक्षा का प्रचार करना, ठीक है दोस्तों, इसका जो उद्देश्य था वो था एक तो कि भीलों में शिक्षा का प्रचार करना इसका उद्देश्य है, और दूसरा है दोस्तों बांगड़ क्षेत्र में पाठशालाओं की स्थापना, ठीक है साथियों। तो इसका जो अन्य उद्देश्य वो है बांगड़ क्षेत्र में पाठशालाओं की स्थापना करना। तो बांगड़ क्षेत्र में पाठशालाओं की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य रहा है, ठीक है दोस्तों। तो डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना कौन से सन में हुई? 1938 में हुई है। कहां पे हुई? डूंगरपुर में ही हुई। इसके संस्थापक कौन हैं? भोगीलाल जी पंडे इसके संस्थापक हैं। दोस्तों ये जो डूंगरपुर सेवा संघ था इसका उद्देश्य क्या था? भीलों में शिक्षा का प्रचार करना ही इसका उद्देश्य है, और बांगड़ क्षेत्र में इसके द्वारा कई पाठशालाओं की स्थापना की गई थी जिनके विषय में आप आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे कि रास्तापाल की पाठशाला थी दोस्तों, पूनावाड़ा की पाठशाला थी, तो उनके विषय में अभी हम पढ़ेंगे। दोस्तों इसका जो उद्देश्य रहा है वो भीलों में शिक्षा का प्रचार करना और बांगड़ क्षेत्र में पाठशालाओं की स्थापना करना इसका मूलभूत उद्देश्य रहा है साथियों, ठीक है दोस्तों। और इसी क्रम में दोस्तों भोगीलाल जी पंड्या के द्वारा प्रयाण सभाओं की भी स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना? प्रयाण सभाओं की स्थापना, ठीक है दोस्तों। तो कौन सी है प्रयाण सभाएं, इनके विषय में भी हम देख लेते हैं। तो प्रयाण सभाओं की स्थापना, ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा प्रयाण सभाओं की भी स्थापना की जाती है भोगीलाल पंड्या के द्वारा दोस्तों। और दोस्तों ये जो प्रयाण सभाओं की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, यह की गई थी 1944 में। कौन से साल में की गई है दोस्तों? 1944 में की गई है। किसकी स्थापना? प्रयाण सभाओं की स्थापना। कौन से सन में? 1944 में, 1944 में प्रयाण सभाओं की स्थापना की गई दोस्तों। और ये जो प्रयाण सभाएं स्थापित की गई थी, कहां पर स्थापित की गई थी? डूंगरपुर में स्थापित की गई थी। संस्थापक कौन थे? भोगीलाल पंड्या ही थे। इनके जो संस्थापक के साथियों वो भोगीलाल पंड्या ही थे। और दोस्तों इन प्रयाण सभाओं का उद्देश्य क्या था? तो साथियों इन प्रयाण सभाओं का जो उद्देश्य था वो था रियासती अत्याचारों का विरोध करना। रियासत की जनता पर महारावल के द्वारा, रियासत के द्वारा जो अत्याचार किए जाते थे, तो उन अत्याचारों का विरोध करने के लिए ही भोगीलाल पंड्या ने कौन सी संस्थाओं की स्थापना की है? प्रयाण सभाओं की स्थापना की है। तो इसका जो उद्देश्य रहा है वो है दोस्तों रियासती अत्याचारों रियासती अत्याचारों का विरोध करना, ठीक है साथियों। इसका जो उद्देश्य रहा है वो है रियासती अत्याचारों का विरोध करना, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से प्रयाण सभाओं की भी स्थापना भोगीलाल जी पंड्या के द्वारा की गई थी दोस्तों। और इसी क्रम में भोगीलाल जी पंड्या के द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की भी स्थापना कर दी जाती है। कौन सा प्रजामंडल दोस्तों? डूंगरपुर प्रजामंडल। तो बात कर लेते हैं दोस्तों अपन डूंगरपुर प्रजामंडल के विषय में। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना की गई वो की गई थी 8 अगस्त। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई है साथियों 8 अगस्त 1944 को। 8 अगस्त 1944 को किसकी स्थापना की गई साथियों? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। और दोस्तों ये जो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई, जिसका प्रथम अधिवेशन बुलाया गया था 1946 में, 1946 में। तो इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन डूंगरपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ है साथियों, यह कौन से सन में हुआ है?
1946 में। कौन से सन में हुआ साथियों? 1946 में हुआ है। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों इसके जो अध्यक्ष थे, इसके संस्थापक भी और इसके अध्यक्ष भी, वो है दोस्तों भोगीलाल पंड्या। इसके जो अध्यक्ष है साथियों वो भोगीलाल पंड्या ही हैं, जो 1946 की इस सभा के, इस अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके संस्थापक भी हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक भी भोगीलाल पंड्या ही है साथियों। और भोगीलाल पंड्या ही जो प्रथम अधिवेशन होता है 1946 में। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो अध्यक्ष बने थे वो भी कौन थे दोस्तों? भोगीलाल पंड्या ही थे। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भी जो की गई थी वो भोगीलाल पंड्या के द्वारा दोस्तों की गई थी। और दोस्तों ये जो डूंगरपुर प्रजामंडल था, इसके जो अन्य सदस्य थे, प्रमुख इसके जो सदस्य हैं डूंगरपुर प्रजामंडल के अन्य सदस्य, तो इसके जो अन्य प्रमुख सदस्य हैं उनके विषय में भी हम देख लेते हैं। एक तो इसके जो प्रमुख सदस्य हैं वो है गौरी शंकर उपाध्याय। ठीक है साथियों, इसके जो अन्य सदस्य हैं उनमें है गौरी शंकर उपाध्याय। इसके जो अन्य सदस्य उनमें एक तो है गौरी शंकर उपाध्याय और दोस्तों एक है हरिदेव जोशी। ठीक है, तो दूसरे जो प्रमुख सदस्य हैं वो थे साथियों हरिदेव जोशी, इसी डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। दोस्तों हरिदेव जोशी का राजस्थान के इतिहास में काफी जो है अहम रोल रहा है। भारत के राजस्थान के प्रसिद्ध राजनेता हुए हैं ये। ठीक है साथियों, तो हरिदेव जोशी जो थे अपने बांसवाड़ा के निवासी थे साथियों। ठीक है, कहां के निवासी थे? बांसवाड़ा के निवासी। हरिदेव जोशी कहां के निवासी थे? बांसवाड़ा के निवासी हैं साथियों। और दोस्तों ये जो हरिदेव जोशी है यह प्रसिद्ध राजस्थान के प्रसिद्ध राजनेता हुए हैं। दोस्तों जो हरिदेव जोशी है यह राजस्थान के प्रसिद्ध राजनेता हुए हैं हरिदेव जोशी। और दोस्तों हरिदेव जोशी डूंगरपुर प्रजामंडल से ही संबंधित रहे हैं। और जब देश आजाद हो जाता है और जब पहली विधानसभा के चुनाव होते हैं 1952 में संपन्न होते हैं प्रथम विधानसभा के चुनाव, तब दोस्तों हरिदेव जोशी भी चुनाव लड़कर एमएलए बनते हैं, विधायक बनते हैं। और 1952 से लेकर 1995 तक लगातार दोस्तों 10 बार विधायक चुने गए हैं। और इतनी लंबी लंबी अवधि तक विधायक रहने वाले राजस्थान के एकमात्र राजनेता हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1952 से 1995 तक, मतलब कि मृत्यु पर्यंत। ठीक है साथ, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो विधायक के पद पर रहते हुए ही हुई है। तो 1952 से 1995 तक मृत्यु पर्यंत विधायक रहे हैं। ठीक है साथियों, इनके विषय में याद रखिएगा कि ये जो जो अपने हरिदेव जोशी है ये 1952 से लेकर और 1995 तक मृत्यु पर्यंत विधायक रहे हैं। सर्वाधिक लंबी अवधि तक विधायक रहने वाले राजस्थान के एकमात्र राजनेता है। ठीक है दोस्तों, तो सर्वाधिक लंबी अवधि तक विधायक रहने वाले राजस्थान के एकमात्र राजनेता कौन है? हरिदेव जोशी है। पिछली बार का जो 2015 का कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपनी मृत्यु पर्यंत 1995 तक दोस्तों 10 बार विधायक रहे हैं। तो हरिदेव जोशी ऐसे राजनेता हुए हैं जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध राजनेता थे। 1952 से लेकर 1995 तक अपनी मृत्यु पर्यंत निरंतर 10 बार विधायक चुने गए हैं और सर्वाधिक लंबी अवधि तक विधायक रहने वाले राजस्थान के एकमात्र राजनेता हैं। और दोस्तों हरिदेव जोशी को राजस्थान का 3 बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है, लेकिन एक भी बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। तो राजस्थान के ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? जो 3 बार विधायक चुने गए लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए दोस्तों। तो जो हरिदेव जोशी है वो दोस्तों 3 बार मुख्यमंत्री भी चुने गए हैं परंतु एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सके हैं। तो इनके विषय में यह भी तथ्य अपन देख लेंगे साथियों कि 3 बार मुख्यमंत्री चुने गए।
ठीक है दोस्तों, 3 बार मुख्यमंत्री चुने गए, परंतु एक भी बार कार्यकाल पूर्ण नहीं कर सके। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो कार्यकाल था वो एक भी बार पूर्ण नहीं हो सका दोस्तों। तो हरिदेव जोशी के विषय में यह महत्वपूर्ण तथ्य आप याद रखेंगे कि यह बांसवाड़ा के निवासी थे साथियों, राजस्थान के प्रसिद्ध राजनेता हुए हैं, डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थे और 1952 से लेकर 1995 तक मतलब कि अपनी मृत्यु तक दोस्तों यह विधायक के पद पर आसीन रहे हैं। जो सर्वाधिक लंबी अवधि तक विधायक रहने का जो रिकॉर्ड है राजस्थान में वो इन्हीं के नाम है। और दोस्तों 3 बार मुख्यमंत्री भी चुने गए हैं, परंतु एक भी बार अपना जो कार्यकाल है वो यह पूर्ण नहीं कर सके हैं साथियों। ठीक है, तो हरिदेव जोशी जो है डूंगरपुर प्रजामंडल से ही संबंधित है साथियों, और इनके विषय में आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको मैंने पिछली जो स्लाइड है उसमें बताया है कि डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1938 में भोगीलाल जी पंड्या के द्वारा, जिसका उद्देश्य था भीलों में शिक्षा का प्रचार करना। कौन से क्षेत्र में? बांगड़ क्षेत्र में, और बांगड़ क्षेत्र में ही पाठशालाओं की स्थापना करना। तो दोस्तों बांगड़ क्षेत्र में भोगीलाल पंड्या के द्वारा कई पाठशालाओं की स्थापना की गई थी। इन्हीं में से कुछ पाठशालाएं थी जो प्रसिद्ध हुई है, एक तो रास्तापाल का और एक पूनावाड़ा। ठीक है साथियों, तो यहां पर भी सेवा संघ, डूंगरपुर सेवा संघ के द्वारा स्कूलों की स्थापना की गई थी, पाठशालाओं की स्थापना की गई थी। और इसी क्रम में देखेंगे दोस्तों हम पूनावाड़ा की घटना के विषय में। तो अब देख लेते हैं पूनावाड़ा की घटना या पूनावाड़ा कांड। पूनावाड़ा की घटना, ठीक है साथियों, तो पूनावाड़ा की क्या घटना घटित हुई थी इसके विषय में हम देखेंगे। दोस्तों पूनावाड़ा में 30 मई 1947 की बात है। कब की बात है साथियों? 30 मई 1947 की बात है कि यहां पर पूनावाड़ा में शिवराम नाम के जो कार्यकर्ता थे वह सेवा संघ के द्वारा स्थापित की गई एक स्कूल को चलाया करते थे दोस्तों। तब रियासत के जो पुलिस है वो यहां पर आते हैं, वहां के सैनिक यहां पे आते हैं, और यहां के जो शिक्षक थे, यहां के शिक्षक वो थे दोस्तों शिवराम। यहाँ के जो शिक्षक थे वो थे शिवराम। तो शिवराम से कहते हैं कि इस पाठशाला को बंद कर दीजिए। तो दोस्तों शिवराम मना कर देते हैं कि पाठशाला को बंद करने का अधिकार उनके पास नहीं है, बल्कि किनके पास है? भोगीलाल जी पंड्या के पास है। वो जब कहेंगे तब ही यह पाठशाला बंद की जाएगी। तो दोस्तों जब शिवराम के द्वारा इस प्रकार से विरोध किया जाता है तो शिवराम के साथ जो प्रजामंडल के जो वहां के डूंगरपुर के जो पुलिस अधिकारी थे, वहां के जो सैनिक थे, वहां की रियासत के जो मुद्गरान थे दोस्तों, तो उनके द्वारा शिवराम के साथ क्या की जाती है? मारपीट की जाती है, जिसमें शिवराम घायल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूनावाड़ा की जो घटना हुई 30 मई 1947 को घटित होती है, और शिक्षक शिवराम के साथ रियासती पुलिस के द्वारा, शिक्षक शिवराम के साथ रियासती पुलिस के द्वारा मारपीट की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इनके साथ मारपीट कर दी जाती है। तो जब इनके साथ मारपीट की गई तो इस बात का विरोध किया किसने? भोगीलाल जी पंड्या ने। और दोस्तों 1947 में भोगीलाल पंड्या को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बात का जब विरोध भोगीलाल पंड्या ने किया दोस्तों, तो भोगीलाल पंड्या को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया जाता है। भोगीलाल पंड्या को क्या कर लिया गया साथियों? गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों मई के महीने में तो पूनावाड़ा कांड की घटना घटित होती है, और अगले ही महीने में फिर से एक घटना घटित हो जाती है जिसे कहा जाता है रास्तापाल कांड या रास्तापाल की घटना। ठीक है, तो उसके विषय में भी अब हम देखेंगे साथियों। तो रास्तापाल की घटना, ठीक है साथियों, तो रास्तापाल की जो घटना घटित होती है वो ये थी साथियों कि ये जो घटना घटित हुई रास्तापाल की, ये हुई थी 19 जून 1947 को। रास्तापाल की जो घटना घटित हुई है साथियों, यह 19 जून 1947 को घटित हुई दोस्तों। और दोस्तों रास्तापाल की ये जो घटना है वो ये थी कि यहां पर भी सेंगा भाई और नाना भाई खांट नाम के 2 शिक्षक थे जो यहां पर डूंगरपुर सेवा संघ के अंतर्गत
पाठशाला चलाया करते थे। तो जब रियासत के सैनिक यहां पर आए और उन्होंने सेंगा भाई और नाना भाई खांट से कहा कि इस स्कूल को बंद कर दीजिए, तो दोस्तों नाना भाई खांट और सेंगा भाई इसका विरोध करते हैं। नाना भाई खांट जब विरोध कर रहे थे तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से नाना भाई खांट वहीं पर शहीद हो जाते हैं, जबकि सेंगा भाई को जीप के पीछे बांधकर रस्सों से और घसीटा जाता है, जिसका विरोध किया उनकी शिष्या कालीबाई ने। और कालीबाई ने जब यह देखा कि उनके गुरुजी को जीप से बांधकर घसीटा जा रहा है तो अपनी हंसली के माध्यम से वो उनकी रस्सी को काट देती है साथियों। तब कालीबाई के ऊपर भी गोली चलाई जाती है और जिससे कालीबाई भी शहीद हो जाती है। तो इस घटना को ही रास्तापाल कांड या रास्तापाल की घटना कहा जाता है, जो 19 जून 1947 को घटित हुई थी। कब घटित हुई साथियों? 19 जून 1947 को रास्तापाल की घटना घटित होती है। और दोस्तों इस घटना में शिक्षक सेंगा भाई, इस घटना में दोस्तों जो शिक्षक थे शिक्षक सेंगा भाई क्या हो जाते हैं दोस्तों? घायल हो जाते हैं। जो शिक्षक थे सेंगा भाई वो घायल हो जाते हैं। और इसी घटना में साथियों दूसरे जो शिक्षक थे नाना भाई खांट और जो दूसरे शिक्षक थे नाना भाई खांट, ये क्या हो जाते हैं साथियों? शहीद हो जाते हैं। नाना भाई खांट इस घटना में शहीद हो जाते हैं। और दोस्तों इसी घटना में जो छात्रा रहती है, छात्रा कालीबाई, ठीक है दोस्तों, ये जो छात्रा रहती है कालीबाई, दोस्तों कालीबाई भी इस घटना में क्या हो जाती है? शहीद हो जाती है। तो नाना भाई खांट और कालीबाई दोनों ही इस घटना में शहीद हो जाते हैं। और दोस्तों इन दोनों की अंत्येष्टि कर दी जाती है। इन दोनों की जो अंत्येष्टि की गई साथियों वो की गई थी गेब सागर के निकट। गेब सागर डूंगरपुर में है साथियों। तो गेब सागर के निकट सुरपुर ग्राम में, कौन से ग्राम में कर दी जाती है साथियों? सुरपुर ग्राम में कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से कालीबाई जो शहीद हो जाती है और नाना भाई खांट जो शहीद हो जाते हैं, उनकी अंत्येष्टि जो है गेब सागर के निकट सुरपुर ग्राम में इनकी क्या कर दी जाती है? अंत्येष्टि कर दी जाती है साथियों। और इसके बाद भीलों ने मारू ढोल बजाना शुरू कर दिया। कौन सा ढोल बजाया साथियों? इस घटना के बाद भीलों ने मारू ढोल बजाया। कौन सा ढोल? मारू ढोल का वादन। ठीक है दोस्तों, मारू ढोल का वादन किसके द्वारा किया गया? भीलों के द्वारा। दोस्तों भीलों के द्वारा मारू ढोल का वादन किया गया। ये मारू ढोल क्या होता है? तो दोस्तों मारू ढोल वो होता है कि जब जब भी भील आदिवासियों के ऊपर खतरा आता था तो वो एक नगाड़े बजाया करते थे, ढोल बजाया करते थे खतरे को भांप कर। और दोस्तों उसकी आवाज सुनकर कई भील इकट्ठा हो जाया करते थे। तो जब रास्तापाल की ये जो घटना घटित हुई, इसके बाद भीलों ने मारू ढोल का वादन शुरू किया और 12,000 भील आदिवासी इकट्ठा हो जाते हैं। कहां पर? डूंगरपुर में। दोस्तों भीलों के द्वारा मारू ढोल का वादन किया गया। और दोस्तों ये जो मारू ढोल है यह खतरे के समय बजाया जाता है। कब बजाया जाता है दोस्तों? खतरे के समय ही इसका क्या किया जाता है दोस्तों? वादन किया जाता है। ये जो मारू ढोल है इसका वादन कब किया जाता है? खतरे के समय किया जाता है। तो दोस्तों जब भीलों को लगा कि उनके ऊपर खतरा आ चुका है तो इस ढोल का उन्होंने वादन किया और 12,000 भील 1947 में दोस्तों कहां पर जमा हो गए? डूंगरपुर में जमा हो गए। तो वहां का जो महारावल था लक्ष्मण सिंह वो घबरा जाता है और 1947 में भोगीलाल जी पंड्या को क्या कर दिया गया? तुरंत प्रभाव से रिहा कर दिया जाता है। ठीक दोस्तों, तो 1947 में भोगीलाल पंड्या को रिहा कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो 1947 में जो भोगीलाल पंड्या थे उनको क्या कर दिया जाता है साथियों? रिहा कर दिया जाता है। और उसी के साथ दिसंबर 1947 में उसी के साथ दिसंबर 1947 में डूंगरपुर में अंतरिम मंडल या अंतरिम सरकार की स्थापना कर दी जाती है। और उसी के साथ डूंगरपुर में साथियों अंतरिम सरकार की क्या कर दी जाती है?
स्थापना कर दी जाती है। मतलब कि जनता को प्रतिनिधित्व दिया गया। अंतरिम सरकार में किसको प्रतिनिधित्व दिया गया दोस्तों? जनता को प्रतिनिधित्व दिया गया। अब राजा का शासन नहीं रहा, थोड़ा बहुत रूप में वो बचा रहता है, लेकिन वह जनता को भी प्रतिनिधित्व देना स्वीकार करते हैं। मतलब कि आपसी सहयोग से शासन चलाना वो प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दिसंबर 1947 में डूंगरपुर में अंतरिम सरकार की स्थापना कर दी जाती है साथियों यहां पर। और इसी क्रम में दोस्तों जब भारत आजाद हो जाता है तो राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और दोस्तों एकीकरण के दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान का गठन किया जाता है। ठीक है साथियों, पूर्व राजस्थान का गठन किया गया। ठीक है साथियों, पूर्व राजस्थान का गठन किया जाता है और यह गठन किया गया दोस्तों 25 मार्च 1948 को। पूर्व राजस्थान का जो गठन किया गया साथियों 25 मार्च 1948 को किया गया। और यह एकीकरण का दूसरा चरण था। यह जो है साथियों एकीकरण का दूसरा चरण था। और इसी चरण में साथियों डूंगरपुर को जो है पूर्व राजस्थान का अंग बना दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि डूंगरपुर का विलय राजस्थान जो पूर्व राजस्थान है उसमें कर लिया जाता है। तो डूंगरपुर का विलय हो जाता है। डूंगरपुर का विलय इस प्रकार से साथियों डूंगरपुर का जो विलय है वो संपादित होता है। तो 1947 में भोगीलाल पंड्या जी दोस्तों जेल से रिहा होते हैं और दिसंबर 1947 में डूंगरपुर में एक अंतरिम सरकार की स्थापना कर दी जाती है। इसी के साथ पूर्व राजस्थान का गठन होता है 25 मार्च 1948 को। और इसी क्रम में एकीकरण का दूसरा चरण संपादित होता है। और इसी में दोस्तों 9 रियासतों के साथ डूंगरपुर का भी क्या कर लिया जाता है? विलय कर लिया जाता है। और दोस्तों इस प्रकार से डूंगरपुर जो है पूर्व राजस्थान का भाग बन जाता है। साथियों भोगीलाल जी पंड्या के विषय में और बातें भी हम देखते हैं। 1952 में सागवाड़ा, ठीक है दोस्तों, 1952 में सागवाड़ा से पहली बार विधायक चुने गए। पहली बार जो है यह विधायक भी चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, तो 1952 में यह सागवाड़ा से पहली बार विधायक भी चुने जाते हैं दोस्तों। और 1957 में भी यह विधायक चुने गए थे। 1957 में आसपुर से 1957 में यह आसपुर से भी विधायक रहे हैं। आसपुर से विधायक भी यह रहे हैं। ठीक है साथियों, तो 1952 में सागवाड़ा से यह पहली बार विधायक चुने गए हैं, जबकि 1957 में आसपुर डूंगरपुर से भी यह विधायक चुने गए हैं। और दोस्तों 1969 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 1969 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। बोर्ड के अध्यक्ष भी कौन चुने जाते हैं साथियों? भोगीलाल जी पंड्या चुने जाते हैं। तो 1969 में साथियों यह राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी चुने गए। 1969 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी ये चुने जाते हैं। और साथियों 1976 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। 1976 में पद्म भूषण से इनको क्या किया गया साथियों? सम्मानित किया गया। तो भोगीलाल जी पंड्या पद्म भूषण से भी सम्मानित थे और 1976 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जाता है। और 1981 में जयपुर में इनका क्या हो जाता है दोस्तों? निधन हो जाता है। तो 1981 में जयपुर में साथियों भोगीलाल पंड्या का निधन हो गया। तो एक बार फिर से हम भोगीलाल जी पंड्या को रिवाइज करेंगे साथियों। प्रारंभ से ही हम इनको देखना प्रारंभ करते हैं। बने रहिएगा काव्य क्लासेज कोटा के साथ। साथियों भोगीलाल पंड्या का जो पूरा जीवन काल रहा है वो रहा है 1904 से 1981 तक। और साथियों इनका जन्म हुआ है 15 मार्च 1904 को सीमलवाड़ा डूंगरपुर में। पिता का नाम था पीतांबर पंड्या और माता का नाम है साथियों नाथीबाई। इनकी जो शिक्षा संपन्न हुई है वो डूंगरपुर में ही संपन्न हुई है। और इसके जो महंत थे सरयू दास वो इनके प्रारंभिक गुरु रहे हैं। इन्हीं के द्वारा इनकी शिक्षा संपन्न करवाई गई है। दोस्तों भोगीलाल पंड्या को 2 उपनामों से भी हम जानते हैं।
एक तो है दोस्तों इनको बांगड़ का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? बांगड़ का गांधी कहा जाता है। और एक कहा जाता है बांगड़वा। इनको बांगड़वा के नाम से भी जानते हैं। और बांगड़वा की जो उपाधि इनको दी गई थी वो इनकी बहन मणि पंड्या के द्वारा दी गई थी। इनकी जो बहन थी मणि पंड्या वो इनको बांगड़वा के नाम से पुकारती थी, तो इनको मणि जो पंड्या है इनकी बहन, उनके द्वारा ही बांगड़वा कहा गया। ठीक है साथियों। नेक्स्ट 1919 में पहली बार यह डूंगरपुर में एक विद्यालय की स्थापना करते हैं और एक आदिवासी छात्रावास की भी स्थापना इन्होंने कर दी साथियों 1919 में। ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में राजस्थान सेवा मंडल की स्थापना इनके द्वारा की गई और वो की गई साथियों कौन से सन में? 1935 में। 1935 में यह स्थापना कर देते हैं। कहां पे की है? डूंगरपुर में की है साथियों। 1935 में ही इन्होंने 3 अलग अलग संस्थाओं की भी स्थापना की है, जिनमें साथियों हरिजन सेवा समिति की स्थापना इनके द्वारा की गई भोगीलाल पंड्या के द्वारा। वाल्मीकि संघ की स्थापना भी भोगीलाल जी पंड्या स्वयं करते हैं और आदिवासी संघ की भी स्थापना इनके द्वारा ही की गई है साथियों कौन से सन में? 1935 में। और दोस्तों इसी क्रम में इनके द्वारा डूंगरपुर सेवा संघ की भी स्थापना की गई कौन से सन में? 1938 में। तो 1938 में इन्होंने डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना की दोस्तों भोगीलाल पंड्या ने। और जिसका जो उद्देश्य है सेवा संघ का उद्देश्य वो था साथियों भीलों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। और इसी क्रम में दोस्तों बांगड़ क्षेत्र में क्या खोली गई? पाठशालाओं की स्थापना की गई, पाठशालाएं खोली गई साथियों। और इसी क्रम में 1938 के बाद जो अगली संस्था स्थापित की इन्होंने 6 वर्ष बाद, वो की है 1944 में। और वो है साथियों प्रयाण सभाओं की स्थापना। किसकी स्थापना की है? प्रयाण सभाओं की स्थापना की है। और प्रयाण सभाओं की जो स्थापना इन्होंने की है वो की है 1944 में और डूंगरपुर में ही इनकी स्थापना की गई साथियों भोगीलाल पंड्या के द्वारा, जिनका उद्देश्य क्या था? रियासती अत्याचारों का विरोध करना। तो रियासती अत्याचारों का विरोध करना ही प्रयाण सभाओं की स्थापना का उद्देश्य रहा है साथियों। और दोस्तों इसी क्रम में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कर दी जाती है 8 अगस्त 1944 को, जिसका प्रथम अधिवेशन हुआ था कौन से सन में? 1946 में दोस्तों। और इसके अध्यक्ष कौन थे? भोगीलाल पंड्या थे। इसके जो अध्यक्ष बने वो भोगीलाल पंड्या थे। और इसके संस्थापक जो थे किसके? डूंगरपुर प्रजामंडल के, तो वो भी कौन ही है? भोगीलाल पंड्या ही है साथियों। दोस्तों इसी डूंगरपुर प्रजामंडल के 2 प्रमुख सदस्य भी रहे हैं, गौरीशंकर उपाध्याय, और सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं हरिदेव जोशी साथियों। हरिदेव जोशी जो है बांसवाड़ा के निवासी थे। कहां के निवासी थे? बांसवाड़ा के निवासी थे और राजस्थान के काफी प्रसिद्ध राजनेता रहे हैं। और दोस्तों इनकी प्रसिद्धि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1952 से लेकर 1995 तक अपनी मृत्यु पर्यंत यह विधायक रहे हैं। कुल कितनी बार? 10 बार विधायक रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये कुल कितनी बार विधायक रहे हैं? 10 बार यह विधायक चुने गए थे। कितनी बार विधायक चुने गए थे दोस्तों? 10 बार यह विधायक चुने गए, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अवधि तक विधायक बने रहने का एक रिकॉर्ड है अभी तक भी साथियों। और इसी क्रम में दोस्तों हरिदेव जोशी 3 बार मुख्यमंत्री भी चुने गए थे, परंतु एक भी बार इनका कार्यकाल दोस्तों पूर्ण नहीं हो सका था साथियों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और मैंने आपको बताया था कि सेवा संघ की स्थापना की गई थी, डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना की गई थी और उसका जो उद्देश्य था वो था पाठशालाओं की स्थापना करना। तो 2 जगह पाठशालाएं चला करती थी, एक तो पूनावाड़ा में और एक रास्तापाल में। तो दोस्तों पूनावाड़ा की जो घटना घटित होती है वो ये थी कि 30 मई 1947 को रियासती पुलिस के द्वारा यहाँ पर जो है पाठशाला को या स्कूल को बंद करवाने का प्रयास किया जाता है। तब यहाँ के जो शिक्षक थे कौन? शिवराम। दोस्तों यह जो शिवराम थे यह विरोध करते हैं, तब इनके साथ पुलिस के जो है ज्यादती करती है साथियों, मारपीट करती है और इसमें शिवराम घायल हो जाते हैं। जब इस बात का विरोध भोगीलाल पंड्या ने किया तो उनको भी क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों। इसी क्रम में अगले ही महीने मतलब कि 19 जून 1947 को रास्तापाल की घटना घटित होती है। यहां पर भी सेवा संघ के निर्देशन में
एक स्कूल चला करती थी। और साथियों यहाँ के जो शिक्षक थे वो दो शिक्षक थे, एक तो सेंगा भाई और एक थे नाना भाई खांट। तो जब रियासत के जो पुलिस थी साथियों वह यहाँ पर रास्तापाल में स्कूल को बंद करवाने पहुंची, तब शिक्षक सेंगा भाई ने विरोध किया तो उनको बंदूक के बट से मारा गया साथियों। बाद में इनको जीप के पीछे जो है बांध कर घसीटा जाता है। शिक्षक नाना भाई खांट ने भी विरोध किया तो इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इसमें शहीद हो जाते हैं साथियों, ठीक है। और जब छात्रा कालीबाई ने देखा कि उनके शिक्षक सेंगा भाई को जीप के पीछे बांधकर भी घसीटा जा रहा है तो कालीबाई रस्सी को अपनी हंसली के माध्यम से काट देती है। तब कालीबाई की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई साथियों, तो वो भी शहीद हो जाती है। और इनकी जो अंत्येष्टि की गई वो गेब सागर के निकट सुरपुर ग्राम में की गई थी। कौन सा ग्राम साथियों? सुरपुर ग्राम में की गई थी, जहां पर आज भी इनकी मूर्ति लगी हुई है साथियों। और साथियों इस घटना के बाद भीलों ने मारू ढोल का वादन प्रारंभ किया। कौन सा ढोल बजाया? मारू ढोल बजाया। दोस्तों मारू ढोल जब बजाया जाता था जब भील आदिवासी कोई खतरा महसूस करते थे। और जब इन्होंने रास्तापाल की घटना के बाद मारू ढोल का वादन किया तो 12,000 भील इकट्ठा हो जाते हैं डूंगरपुर में और भोगीलाल जी पंड्या की रिहाई की मांग करते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों डूंगरपुर जो रियासत थी उनके द्वारा भोगीलाल पंड्या को रिहा कर दिया जाता है 1947 में। और साथियों दिसंबर 1947 में डूंगरपुर में अंतरिम जो सरकार है उसकी भी स्थापना कर दी गई। इसी क्रम में पूर्व राजस्थान का गठन किया जाता है 25 मार्च 1948 को। कब किया गया साथियों? 25 मार्च 1948 को जो है पूर्व राजस्थान का गठन किया गया, जो कि एकीकरण का दूसरा चरण था। और इसी चरण में डूंगरपुर का भी विलय कर लिया जाता है। दोस्तों 1952 में जो भोगीलाल पंड्या थे वो पहली बार विधायक भी चुने गए, वो चुने गए थे सागवाड़ा से। और 1957 में आसपुर से फिर से ये क्या चुने जाते हैं? विधायक चुने जाते हैं। 1969 में भोगीलाल पंड्या को साथियों राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष भी चुना गया था। 1976 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और 1981 में जयपुर में भोगीलाल पंड्या का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। ठीक है साथियों, तो आज हमने भोगीलाल जी पंड्या की महान शख्सियत के विषय में पढ़ा है और आगे भी ऐसी महान शख्सियतों के विषय में हम पढ़ते रहेंगे। बस आपको इतना करना है कि आप काव्य क्लासेज के साथ बने रहेंगे साथियों। और इसी क्रम में दोस्तों हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज्ञान का महान भंडार आपको यहाँ सदा सर्वदा उपलब्ध रहेगा। एक से एक बढ़कर यहाँ पर महान व्याख्याता आपको पढ़ाने के लिए सदैव तत्पर हैं साथियों। तो बने रहिएगा काव्य क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।